हम इंसान हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले सबसे कॉम्प्लेक्स जीव हैं और हम अभी भी नहीं जानते कि हम कहां से आए और कैसे यहां तक पहुंचे। अगर हम समय की घड़ी को पीछे घुमाएं तो शायद ये कहानी जिसमें हम जीवन की शुरुआत से यहां तक पहुंचे सबसे पेचीदा होगी। लगभग 4 खरब साल तक चले उतार चढ़ाव, प्राकृतिक घटनाएं जिनकी वजह से जीवन ने अपने हर मोड़ पे परेशानियां देखी, ऐसी परेशानियां जिन्होंने धरती से लगभग जीवन को खत्म ही कर दिया। पानी से लेकर जमीन तक हमने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना किया। मछलियों से लेकर स्तनधारी जीवों तक पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव की कहानी की शुरुआत इसी से हुई थी, एक सिंपल सिंगल सेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट व्हाई अर्थ इज परफेक्ट फॉर लाइफ, और इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। This is the story of life. ये मंगल ग्रह नहीं है, ये नरक हमारी पृथ्वी है, और यही नरक आगे जाकर बनने वाला था लगभग 90 लाख जीवित प्रजातियों का घर। बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि लाइफ कहां से और कैसे शुरू हुई। लेकिन यह पानी के बिना असंभव था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी पृथ्वी पे कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स की वजह से आया, और इसी पानी ने पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत की। ये पानी केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा पड़ा था, और इसी पानी पे परफेक्ट प्लेस और परफेक्ट टाइम पे बिजली गिरी। अरबों वोल्ट्स बिजली के टकराने से पानी में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स में हलचल शुरू हो गई, जिससे केमिकल एटम परफेक्टली जुड़ने लगे और एक जेनेटिक मटेरियल का रूप लेने लगे। यह नाजुक सा जेनेटिक मटेरियल इस खतरनाक वातावरण के लिए बहुत कमजोर था, लेकिन किस्मत हमारे साथ है, और एक तेल सामग्री से बनी बूंद इस जेनेटिक मटेरियल को चारों ओर से ढक लेती है, जिससे इस पृथ्वी पे पहली बार एक सेल की रचना होती है। अब यह जेनेटिक मटेरियल मैसेज भेजता है, और 3.5 अरब साल पहले कुछ असाधारण घटता है। जेनेटिक मटेरियल अपने आप की एक नकल बनाता है, और यहीं से पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत होती है। हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा और हर कीड़ा अपनी उत्पत्ति का पता इस सिंगल सेल से लगा सकता है। ये जेनेटिक मटेरियल सभी सेल्स को अपने जीवन की गारंटी के लिए अपनी एक नकल तैयार करने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक दुर्घटना से सब कुछ बदल जाता है। 2 सिंगल सेल एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिससे उन दोनों सेल्स का जेनेटिक मटेरियल भी एक दूसरे से मिल जाता है, और इससे एक नया सेल बनता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल एक सेल से नहीं बल्कि 2 सेल से मिलकर बनता है। 2 सेल्स यानी कि 2 पेरेंट्स, और इस दुर्घटना को नाम दिया गया प्रजनन क्रिया। इस क्रिया से अलग अलग वेरिएशंस के सेल बनने लगे, जिन्होंने आगे जाके एवोल्यूशन और अलग अलग स्पीसीज की नींव रखी। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही, और इन सेल्स में तब तक वेरिएशंस होती रही जब तक हमारे पूर्वज पानी में पाए जाने वाले 3 इंच लंबे कीड़े नहीं बन गए। 55 करोड़ साल पहले हम कुछ ऐसे ही दिखते थे, और इन्हीं करोड़ों सालों में सेल्स की म्यूटेशंस के दौरान हमारी धरती पे पहली बार नर और मादा एक साथ मौजूद थे। लेकिन उनका एक दूसरे से मिलना नामुमकिन, क्योंकि अभी धरती पे हर एक जीव अंधा था। अंधेरे में इस पानी में देखने की क्षमता से हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और यहीं से एवोल्यूशन के साथ प्रकृति का सबसे परफेक्ट तोहफा आकार लेने लगता है। मुट्ठी भर स्किन सेल्स में म्यूटेशन होती है, और इस म्यूटेशन से ये सेल्स लाइट को सेंस कर सकते हैं, और इन लाइट सेंसिटिव सेल्स की वजह से अब हम देख सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, शिकारियों से बच सकते हैं, ज्यादा समय तक जीवित भी रह सकते हैं, और अधिक बच्चे पैदा कर सकते हैं। जल्द ही जिन जीवों के पास ये लाइट सेंसिटिव सेल्स थे वो धरती पे राज करने लगे, और लाखों सालों तक इन लाइट सेंसिटिव सेल्स में म्यूटेशन होती रही, जिससे हमारे पूर्वजों को मिली आंखें।
अब हम देख सकते हैं, और जो भी हम देख रहे हैं वो सभी उसी एक सिंगल सेल से निकला है जिसमें से हम निकले हैं। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं हमें उसको समझने की भी जरूरत है। टाइम के साथ साथ हमारी आंखों के पीछे थोड़े से नर्व सेल्स एक साथ जुड़ने लगे और 52 करोड़ साल पहले इन नर्व सेल से निर्माण हुआ दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का, जिसको नाम दिया गया ब्रेन। अब हम एक मछली जैसा जीव है। हमारा ब्रेन सिंपल डिसीजंस ले सकता है और मामूली जानकारी अपने पास रख सकता है, लेकिन हमारे आसपास बहुत से खतरे हैं जिनकी वजह से हमारे जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। जितनी भी स्पीसीज ने आज तक धरती पे जन्म लिया उनमें से 99% स्पीसीज खत्म हो गई ऐसे ही खतरों की वजह से। हमारे जबड़े, हमारे दांत और हमारा शरीर इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि 40 करोड़ साल पहले हमें इन खतरों का सामना करना पड़ा। जबड़े और दांत मतलब ज्यादा खाना और बड़ा और मजबूत शरीर। और 36 करोड़ साल पहले अब हम 1 फुट लंबी एक मछली हैं जिसके पास दांत, जबड़े और मजबूत शरीर है। अब हम शिकार कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम फूड चेन में सबसे ऊपर नहीं हैं। अब चॉइस बहुत सिंपल है, या तो यहाँ रहकर मर जाओ या फिर यहाँ से भाग जाओ। और अब सिर्फ नदियों के किनारे हमारे लिए सेफ हैं, लेकिन वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की कमी है और जिसकी वजह से हमारा वहाँ पे रहना नामुमकिन है। अब हम ना तो वापस जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे रह सकते हैं, और अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं। हमें 3 अरब साल लगे एक सिंगल सेल से निकल के 1 फुट लंबी मछली बनने में, और अब हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने हमें एक लाइफलाइन दी। लाखों साल और हजारों पीढ़ियों में से हमने कुछ ऐसा किया जो किसी मछली ने कभी नहीं किया था। अब आप सांस लो और याद रखना, ये लंग्स हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों को एक बड़ी मछली ने मारने की कोशिश की और हमें नदी के किनारे पे जाके हवा में सांस लेने पे मजबूर किया। अब हम हैं इथियोस्टेगा, जो कि हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते हैं। आज इंसान के पास गिल्स तो नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म सेम है, और इसी वजह से कभी कभी हम गलती से स्विच करके गिल्स की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हिकअप्स या हिचकियां आती हैं। धरती के मौसम की वजह से कई नदियों का पानी कम होने लगा, जिससे वो नदियां दलदल बनने लगी। हमें इस दलदल में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से 35 करोड़ साल पहले हम पहली बार अपना सिर पानी से बाहर निकालते हैं। हमारे पीछे दलदल है और आगे स्वर्ग। अब चॉइस बहुत ही सिंपल है। हमने अपने आप को पानी से बाहर निकाल लिया और इतिहास को बदल डाला और पहली बार अपने कदमों को जमीन पे रखा, और इसी तरह जमीन पर पहुंचने वाली पहली मछली बनी इथियोस्टेगा। हमने एक्सटिंक्शन से बचने के लिए पानी को छोड़ा और एक दूसरे नरक में आ पहुंचे। सूरज की गर्मी ने हमारी स्किन को सुखा दिया और हमारे नाजुक पैरों की वजह से हम जमीन पे फंस गए। अब ना तो हम वापस जा सकते हैं और ना ही इस गर्मी से बच सकते हैं। हमारे जैसी अनगिनत प्रजातियां ऐसे ही खत्म हो गईं। बट फिर से नेचुरल सिलेक्शन की हेल्प से हमने इस डेडली एटमॉस्फेयर को अडेप्ट किया और इसमें रहना सीखा। थिकर स्किन हमें सूरज से बचाती और मजबूत पंजे हमें जमीन पे चलने में मदद करते। 34 करोड़ साल पहले अब हम हैं कैसेनारिया। अब हमने जमीन पे रहना सीख लिया है, लेकिन हमारे एग्स यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे एग्स को सूरज से बचने के लिए एक टफ शेल की जरूरत है। नर बच्चे पैदा नहीं कर सकते और ये काम सिर्फ मादा कर सकती है। प्रजनन क्रिया जिस प्रकार से आज हम जानते हैं उसकी शुरुआत यहीं से होती है और इसी का रिजल्ट एवोल्यूशन की नींव रखता है। ये सबसे अच्छा तरीका था रिप्रोडक्शन का और इसी से अलग अलग जेनेटिक वेराइटी की प्रजातियां पैदा होने लगी। ये एक नई दुनिया थी, सबसे अलग, जो आज तक हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी। हम हवा में सांस ले पा रहे थे, अपना वेट संभाल पा रहे थे और नई नई चीजों, स्मेल्स और साउंड को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमारा ब्रेन इवॉल्व होने लगा। अब हम स्मार्ट हैं, जो होना भी चाहिए। हमारी तरह बहुत सी प्रजातियों ने जमीन पर पैर रखे, जिससे पूरी धरती अलग अलग प्रजातियों के जीवों से भर गई। ज्यादा प्रजातियों का मतलब ज्यादा कंपटीशन और कम खाना, जिसकी वजह से 27 करोड़ साल पहले हमारे जबड़े इवॉल्व करके बड़े और मजबूत हो गए। अब हम ज्यादा खा सकते थे और ज्यादा तेजी से खा सकते थे। अब हम हैं बार्नोपस, जो पहले हमारा कंपटीशन थे, अब वो हमारा शिकार है।
लेकिन हमें अभी भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना था और एक ऐसी ही मुश्किल हमारे नजदीक थी। हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया में वोल्केनिक इरप्शन की शुरुआत हुई, जिसका साइज यूएसए से भी बड़ा था। इतना ज्यादा लावा धरती से बाहर निकलने की वजह से अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी और ऐसे लगभग 5 सालों तक चलता रहा। अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सूरज की गर्मी अर्थ पे ट्रैप होने लगी, जिससे आने वाले लाखों सालों में अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। ये हमारी अर्थ पे पहले मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत थी और ऐसे ही अर्थ पे रहने वाली सभी प्रजातियों या स्पीसीज में से 95% स्पीसीज खत्म हो गई। बचने वाली प्रजातियों में थे हम और बाकी कुछ ऐसी प्रजातियां जो आगे जाके बनने वाली थी डायनासोर्स। 22 करोड़ साल पहले जब वोल्केनिक इरप्शन रुका, अब हम एक कैट साइज्ड क्रीचर हैं जिसका शरीर रेशेदार बालों से भरा पड़ा है और इसका नाम है एक्टोनिनियन। सोचिए आप एक डिजास्टर से बचे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आप सेफ हैं, और उसी टाइम आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं और जो लास्ट चीज अब आप देखोगे वो होगी एक डायनासोर। ये भी हमारी तरह मास एक्सटिंक्शन के सर्वाइवल हैं, लेकिन ये हमारे कंपैरेटिव बहुत तेजी से एक रेप्टाइल प्रजाति से इवॉल्व हुए और अब ये हमसे बड़े, समझदार और तेज हैं, जिसकी वजह से ये अब हमसे काफी आगे हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रायसिक एरा। अब लड़ाई सर्वाइवल की नहीं बल्कि डोमिनेशन की है और हम ये लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। अब हमारे लिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, और नेचर ने इस बार भी हमारा ही साथ दिया। करोड़ों सालों में हमारा साइज छोटा होता गया, जिससे शिकारियों को हमें देख पाना मुश्किल हो गया। हम डरे, सहमे और ठंड का सामना करते अंधेरे में रहने वाले जीव बन गए, जिससे हमारी सुनने, सूंघने और देखने की ताकत बढ़ने लगी, जिससे हमें डायनासोर्स के आने से पहले ही उनका पता चलने लगा। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से हमारा ब्रेन फिर से इवॉल्व करने लगा, जिससे हमारे ब्रेन में एक न्यू स्ट्रक्चर नियोकॉर्टेक्स बनने लगा, द होम ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट्स। इसी से हमें सोचने की शक्ति मिली। अब हम इस एबिलिटी की वजह से किसी सिचुएशन को एनालाइज करके उस पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने लगे, और यही पावर आगे जाके हमें एक दिन इमेजिनेशन, क्रिएशन और कम्युनिकेशन की पावर देने वाली थी। 6.6 करोड़ साल पहले अब हम हैं बेटाडॉन, 2 इंच लंबा एक चूहे जैसा जीव। अब आने वाली सारी ह्यूमैनिटी इस छोटे से जीव के शार्प सेंसेस और तेज दिमाग पे डिपेंड करती है, थैंक्स टू दीज क्रीचर्स, जिनकी वजह से हमारे पास शार्प सेंसेस और एक ब्रिलियंट ब्रेन है। और अगर ये ना होते तो शायद हम आज भी अंडों से ही जीवन की शुरुआत करते। एक एग में से बच्चा बाहर निकलने में टाइम लगता था। इतने टाइम में एग्स को डायनासोर्स खा जाते थे, जिसकी वजह से इन जीवों ने अपने बच्चों को डायनासोर्स से बचाने के लिए एग्स को छोड़ के डायरेक्ट बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया। इन बच्चों को अकेला अपने दम पर छोड़ने की बजाय इन जीवों ने इन बच्चों को दूध पिला के पालना शुरू कर दिया। स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीना निकालने वाली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं इवॉल्व हुई और बन गई मेमोरी ग्लैंड्स। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारी एक सिंगल सेल से यहाँ तक की जर्नी में, और ऐसे हमारी धरती पे जन्म हुआ एक नए टाइप के एनिमल का, जिससे आगे जाकर हमारी पृथ्वी पे 4000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां इवॉल्व होने वाली थी। सबसे छोटे चूहों से लेकर धरती पे रहने वाले सबसे बड़े जीव यानी कि व्हेल और फिर इंसान, ये सभी जीव इसी एक छोटे जीव से इवॉल्व होने वाले थे। और इन नए टाइप्स के एनिमल्स को नाम दिया गया द मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। डायनासोर्स की वजह से हम ऐसा बन पाए, लेकिन हम डोमिनेशन की जंग हार चुके थे, जिसकी वजह से सालों तक पृथ्वी पे डायनासोर्स का ही राज रहा। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। लेकिन तभी 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको में एक 10 से 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड टकराया। छोटे दिखने वाले मैमल्स को अब अपनी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट लड़ाई लड़नी थी। थोड़े से टाइम में इस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से निकलने वाले मलबे और धूल के कणों ने पूरी धरती को ढक दिया।
बचने का सिर्फ एक रास्ता था, जमीन के नीचे जाना, और इन मैमल्स ने ऐसा ही किया। धरती को खोद के ये धरती के नीचे चले गए। पेड़ पौधे मरने लगे। ज्यादातर डायनासोर्स गर्मी या जलने की वजह से मरने लगे और बाकी के डायनासोर्स भूख की वजह से मरने लगे। जैसे जैसे ये बड़े जीव खत्म होने लगे वैसे ही कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगी और ये ऐसे एटमॉस्फेयर में आसानी से सरवाइव कर सकते थे और ये एक बहुत ही अच्छा खाना बन सकते थे हमारा। अगली बार अगर आप किसी कीड़े मकोड़े को मारने की कोशिश करो तो याद रखना इनके बगैर शायद आज हम इंसान जिंदा ना होते। 6.4 करोड़ साल पहले हमारे कीड़े मकोड़े खाने वाले पूर्वज थे परगाटोरियस। सिर्फ 6 या 7 इंच लंबे ये जीव अब अर्थ पे डायनासोर्स की जगह ले चुके थे और अब पृथ्वी पे स्तनधारी जीवों का राज था। ये धरती के हर कोने में फैलने लगे। 6 करोड़ साल पहले पेड़ों पे फल लगना शुरू हुए। ये फल एनर्जी और न्यूट्रिएंट से भरे पड़े थे और ये एक आसान खाना था। जितना ज्यादा हम इनको खाते उतना ज्यादा टाइम के लिए हम जीते। हम इवॉल्व हुए और 5.6 करोड़ साल पहले हमने फलों के लिए ग्राउंड छोड़ के पेड़ों पे रहना शुरू कर दिया। अब हम हैं अल्टी अटलासियस, जो कि शुरुआती मेंबर्स थे एक नए टाइप के मैमल्स के ग्रुप का, जो थे द प्राइमेट्स। करोड़ों सालों तक हमने अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामना किया और एक सिंगल सेल से इवॉल्व होके यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमारी अर्थ पूरी तरह चेंज होने वाली थी। अगेन अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होने लगा, जिससे अर्थ पे पेड़ों की संख्या कम होने लगी और हमारे लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर से नेचुरल सिलेक्शन ने हमें सिखाया कि हमें अपने खाने को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, जिससे हम दिन रात पेड़ों पे रहने लगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आए, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी की लेंथ और हमारी आर्म्स की लेंथ बढ़ने लगी। लेकिन अर्थ पे अभी भी काफी कुछ चेंज होना बाकी था। टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से पानी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हो गई, जिससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनने लगी, जिससे करोड़ों सालों में अफ्रीका कुछ ऐसा दिखने लगा। यहाँ पे पेड़ एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, यानी कि खाना हमारे लिए कम था और दूर भी। 4.4 करोड़ साल पहले अब हम हैं आर्थिपिथिकस रेमिडस। हमारा डेंस रेन फॉरेस्ट अब वैसा नहीं है। करोड़ों सालों का लंबा सफर करके हम फिर से एक डेड एंड पे खड़े हैं, जहाँ पे अगर हमें खाना चाहिए तो हमें अपना घर छोड़ के एक नए पेड़ की ओर बढ़ना पड़ेगा और इन पेड़ों का सहारा लेके चलना हमें छोड़ना पड़ेगा। और हमने ऐसा ही किया। हम 2 पैरों पे चलने लगे। हमारा ब्रेन बहुत इवॉल्व था, जिसकी वजह से चलने की एबिलिटी हमारे बच्चों में भी आने लगी और लगभग 1.2 करोड़ सालों तक हमारी बॉडी ऐसे ही इवॉल्व होती रही और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिससे हम ज्यादा चल सकते थे और जल्दी से चल सकते थे। अब हमारे लिए एक साथी, घर और खाना ढूंढना आसान था, लेकिन बच्चे पैदा करना मुश्किल। हमारी बॉडी कुछ इस प्रकार इवॉल्व हुई थी जिससे हमारे लिए एक फुली ग्रोन बच्चे को पैदा करना इम्पॉसिबल हो गया और बच्चों का जल्दी पैदा होना जरूरी हो गया, जिसकी वजह से एक छोटे से शरीर के साथ बहुत ही कम ग्रोन बच्चे पैदा होने लगे, जिसकी वजह से आज हम बहुत ही कम प्रजातियों में से एक हैं जो अपने बच्चों को सालों तक संभालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और खाना देते हैं। 3.2 करोड़ साल पहले अब हम हैं एस्ट्रोलोपिथिकन। अब हम हमेशा 2 पैरों पे ही चलते हैं। अब हम शिकारी जानवरों से ज्यादा तेजी से भाग नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच से उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा हमारा ब्रेन इवॉल्व होगा उतना ज्यादा हम जिएंगे। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे शरीर के उन हिस्सों को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया जिनकी वजह से हमारा ब्रेन इवॉल्व हो, जिससे हमारे जॉ मसल्स वीक हो गए और हमारे ब्रेन को ग्रो करने के लिए जगह मिल गई और हमारे ब्रेन का साइज बढ़ने लगा। 2.3 करोड़ साल पहले अब हम हैं हैंडीमैन। हम 2 पैरों पे चल सकते हैं और हमारे पास एक बड़ा और शक्तिशाली ब्रेन है। अब हम एक ऐसे जीव हैं जो बाकी जीवों से पूरे तरीके से अलग हैं। वी आर द फर्स्ट मैन। हम बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और भूखे भी, और खाने के लिए बहुत से जीव हमारे सामने हैं, लेकिन उनको खाने से पहले वो हमें खा सकते हैं। इसीलिए अभी हमें स्कैवेंजर्स। हमें जो मिलता है हम खा लेते हैं।
यह पत्थर बहुत नुकीला है और यही था हमारा पहला टूल, और इसी एक पत्थर की वजह से हमने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। लगभग 3 खरब साल तक हमने एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया और बने पहले ऐसे जीव जिन्होंने पहली बार हथियार बनाया। इतने खतरनाक एटमॉस्फेयर में हम हर एक चीज अपने फेवर में चाहते थे, जिससे हम प्रेडेटर्स से लड़ सकें और अपने आप को भूखा मरने से बचा सकें। टूल्स का रेगुलर यूज करने की वजह से हमारा शरीर फिर से इवॉल्व होने लगा और 1.8 करोड़ साल पहले अब हम हैं होमो इरेक्टस। इससे पहले हम स्कैवेंजर्स थे, लेकिन अब हम हैं हंटर्स। हमारा शिकार हमसे तेज है, लेकिन हम ज्यादा देर तक भाग सकते हैं। पसीना हमारी बॉडी को ओवरहीट होने से बचाता है, लेकिन हमारा शिकार ऐसा नहीं कर सकता और मारा जाता है। आग एक ऐसे आइडिया को स्पार्क करती है जिसकी वजह से आज हमारे पूर्वज इंसान बन पाए हैं। आग जलाना सीखना हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये हमें रात को गर्म रखती और हमसे शिकारियों को दूर रखती। ये कुछ ऐसा था जैसे हमें कोई सुपर पावर मिल गई हो। आग की वजह से रात के अंधेरे से बचने के लिए हम पैक्स में रहने लगे और एक साथ रहने की वजह से इन शुरुआती फैमिलीज को आसानी से खाना मिलने लगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा रहने लगे। ये एडवांटेज था फैमिली का, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आज हम फैमिलीज में एक साथ रहते हैं। हम मांस को फेंक नहीं सकते और पका हुआ मांस टेस्टी, चबाने में आसान और पौष्टिक है। हमारे दांत एक सख्त और कच्चा मांस खाने के लिए इवॉल्व हुए थे, लेकिन पका हुआ मांस खाने की वजह से हमारे दांतों का साइज कम होने लगा और पौष्टिक खाना खाने की वजह से हमारा ब्रेन और बड़ा होने लगा। ये हैं इरेक्टस, जो हमारे सबसे समझदार पूर्वज हैं। एक फैमिली में ज्यादा मेल्स होने की वजह से कंपटीशन बढ़ने लगा और इन मेल्स का आपस में राइवल्स बनना तय था। अब ये कंपटीशन कम्युनिकेशन से ही सॉल्व हो सकता था, जिससे इस लड़ाई को रोका जा सके। और फिर से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारी टंग यानी कि जीभ की शेप चेंज होने लगी और ये गले के नीचे चली गई, जिससे अब हम अपने गले से डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं और वर्ड्स भी, मानो या ना मानो। आज के मॉडर्न वर्ल्ड और तब भी हमारी सबसे बड़ी पावर थी स्पीच, और यही वो एक चीज थी जिसने आइडियाज को जल्दी और तेजी से एक से दूसरे मेल तक भेजना शुरू कर दिया। नाउ वी कैन कम्युनिकेट, और इसी एक आखिरी पीस ऑफ पजल ने हमारे पूर्वजों को बना दिया ह्यूमंस।